हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो विषय हमारी चर्चा का वह नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और सबसे पहले इसे 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और मैंने 2020 का जो इसका रिवाइज्ड वर्जन है NSS के नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, उसको आज की चर्चा का आधार माना है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि जो नवजात शिशु हैं, जो जन्मजात बच्चे हैं, उनमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उनके डेथ का, वो या उनके बीमार जो उनके कुछ मेंटल प्रॉब्लम होने का, वो जो मेजर रीज़न है, अगर हम 1/5 मानते हैं तो वो 1/5 जो रीज़न है वो हमारा एस्फेक्सिया है। मतलब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है और उस समय अगर उसको मैनेज नहीं किया गया विदिन 1 मिनट, जो हमारा गोल्डन 1 मिनट होता है, यानी कि बच्चे का जब जन्म हुआ वो जन्म से लेके 1 मिनट का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण समय था, उसे हम गोल्डन 1 मिनट के नाम से जानते हैं। और वो 1 मिनट को कैसे मैनेज करना है, ये जो है NSS की गाइडलाइन में बताई गई है, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, स्टाफ नर्सेज होती हैं, नर्सेज और जो डॉक्टर होते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है दक्षता की, और जिससे ये हम 1 मिनट को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसको हम जानते हैं, इससे पहले हम जानते हैं कि ये जो टोटल पीरियड है, जब से महिला ने गर्भधारण किया और बच्चे को डिलीवर दिया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट वो होता है जो महिला ने कंसीव किया और डिलीवरी रूम में जाने का जो पहले का जो समय है, वो हमारा एंटीनेटल केयर का समय होता है, जिसके विषय में हमने ANC केयर के बारे में ऑलरेडी चर्चा किया हुआ अपने वीडियो में और आगे भी जानेंगे। दूसरा होता है हमारा इंट्रापार्टम केयर, मतलब महिला लेबर रूम में गई है और बच्चे को जो डिलीवरी का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारा इंट्रापार्टम केयर के अंतर्गत आता है। और बच्चे के डिलीवरी के बाद का समय जो होता है हमारा पोस्टपार्टम केयर का होता है। तो बच्चे को एस्फेक्सिया ना हो, उसे ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, उसको सांस लेने में कोई अवरोध नहीं हो, इसलिए हमें 2 समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा ANC का समय और दूसरा हमारा इंट्रापार्टम केयर का समय जो है। तो इसके लिए गाइडलाइन में ये बताया गया है कि जो मेजर रीजन होते हैं इंट्रापार्टम केयर के दौरान, मतलब डिलीवरी रूम में जो मेजर रीजन है जिसके कारण बच्चों का एस्फेक्सिया हो रहा है, वो पहला रीज़न बताया गया है कि ये भी हो सकता है कि बच्चे ने अपना मिकोनियम स्टेन हो गया, यानी कि उसने अपना खुद का लैट्रिन उसने पी लिया है, और एमनियोटिक सैक, जो हम पानी की थैली बोलते हैं, उसके पानी को भी, एमनियोटिक फ्लूइड को भी बच्चे ने पी लिया है, जिसके कारण उसको अवरोध हो रहा है, वो सांस कंजेशन हो गया, वो सांस नहीं ले पा रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, और बच्चे का क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, जो फाइनली मोर्टेलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि बच्चे का जो है वो कॉर्ड, यानी कि नाल जो है उसके गर्दन में पूरा लपेट चुका है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि अगर सही टाइम पे डिटेक्ट नहीं किया कि बच्चे का जो पोजीशन है डिलीवरी का वो ब्रीच है, ट्रांसवर्स है, यानी कि बच्चा आ रहा तिरछा बच्चा भी हो सकता है, उसको C-सेक्शन की ज़रूरत होती है, उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमको नहीं जाना चाहिए जब तक डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि हाँ नॉर्मल जाना है या अपना C-सेक्शन में जाना है, उस पर हमको डिसाइड करना चाहिए। और ये सारे रीजन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे एस्फेक्सिया में, जिससे हमारे बच्चे का जो है वो मॉर्टेलिटी हो रही है, डेथ हो रही है। तो आशा करती हूँ कि हम कुछ हद तक समझ पाए होंगे। आगे भी इस गाइडलाइन पे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।